Hello friends, JM Patel College Bandara, Department of English welcomes you all in this digital classroom. I am Dr. Umesh Bansod. Today we shall discuss on punctuation. लैंग्वेज को समझने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए पंक्चुएशन कितना जरूरी है, अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल करना कितना जरूरी होता है, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या इंग्लिश को समझने के लिए ग्रामर सीखना जरूरी है? बिना ग्रामर के इंग्लिश नहीं आ सकती क्या? क्योंकि वो लॉजिक तर्क क्या बताते हैं कि इंग्लैंड में रिक्शा चलाने वाला भी इंग्लिश बोल लेता है, वो तो कभी ग्रामर सीखता नहीं है। पर यहाँ हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, वहां भले ही इंग्लैंड में रिक्शा चलाने वाला भी इंग्लिश बोल लेता हो, पर वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करता है क्या, पैराग्राफ लिखता है क्या, लीगल लैंग्वेज के पेपर लिखते समय वो एक्ट की भाषा को समझता है क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल है। पर वो भले ही इंग्लिश बिना ग्रामर समझे बोल लेता हो, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके सेंटेंसेस में, वाक्य में ग्रामर होता ही नहीं है। हम जाने अनजाने में उस माहौल के कारण, उस वातावरण के कारण भाषा को बोल लेते हैं, पर अनजाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रामर इज इन्वॉल्व्ड इन दैट सेंटेंस, इन दोस सेंटेंसेस आल्सो। Therefore, how necessary it is to understand punctuation will be the part of our discussion today. एक लैंग्वेज को समझने के लिए पंक्चुएशन कितना जरूरी है, और नहीं पंक्चुएशन सीखा हमने तो क्या क्या नुकसान भाषा में हो सकता है, इसका भी हम यहाँ पर विचार करेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स, लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ये भाषा को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स है, और ऑर्नामेंट्स भाषा को तंदुरुस्त करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसको करेक्ट बनाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सेंटेंसेस को हम ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं। ये एक सेंटेंस आपके सामने है, मैं चोरी करूंगा, मैं चोरी करूंगा नहीं, किया तो जेल में डाल देना। सेंटेंस समझ में आ गया? कॉमा को भी समझ लीजिए, हम पंक्चुएशन समझा रहे हैं, एक एक चिन्ह का यूज कितना इंपॉर्टेंट होता है। मीनिंग समझ में आ गया? मैं चोरी करूंगा नहीं, किया तो जेल में डाल देना। दूसरा एक सेंटेंस उसके नीचे हम यहां पर आपको दिखाते हैं। सेंटेंस है मैं चोरी करूंगा, कॉमा को देखो, नहीं किया तो जेल में डाल देना। अब यहां का कॉमा हटाकर हमने सिर्फ आगे कर दिया, तो दोनों के सेंटेंस में कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया। कानून लिखने वाले, कोर्ट में जजमेंट्स लिखने वाले जजेस, आर्गुमेंट करने वाले वकील एक एक कॉमा को कितना इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, एक एक कॉमा मीनिंग को कैसे चेंज कर सकता है, इस पर से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पंक्चुएशन को सीखना और समझना कितना जरूरी होता है। इंग्लिश में भी इस प्रकार की गलतियां सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर सकती है। टीचर सेड, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, स्टूडेंट्स आर फुल। टीचर ने कहा बच्चे, विद्यार्थी मूर्ख है। सेंटेंस वही है, पर इन्वर्टेड कॉमा को बदल दिया। इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिया टीचर्स, टीचर्स किसने कहा? सेड द स्टूडेंट्स, बच्चे कह रहे आर फूल्स, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? स्टूडेंट सेड टीचर्स आर फुल। इसका मतलब सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाने से, उसके प्लेस को चेंज करने से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। राहुल सेड हिना स्टोल गोल्ड नेकलेस। राहुल कहता है हिना ने गोल्ड नेकलेस चोरी किया। राहुल सेड हिना स्टोल द गोल्ड नेकलेस। अब हिना कहते कि राहुल ने गोल्ड नेकलेस चोरी किया। सेंटेंस की लंबाई बदली नहीं है, सेंटेंस की स्पेलिंग चेंज नहीं, शब्द जहां के वहीं पर है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को, कोटेशंस को हमने इधर से उधर कर दिया। सिर्फ कोटेशंस इधर से उधर नहीं हुए, पूरे सेंटेंस का मीनिंग भी इधर से उधर हो गया। These all examples underlines the importance of punctuation. How punctuation is important in English language, you can better understand now. अब एग्जामिनेशन में कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का हमें ध्यान रखना है
और क्या क्या सेंस में वो आते हैं ये भी समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स है, जहां पर एक बिंदी लगी होती है, डॉट होता है सेंटेंस के एंड में, उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। वो कहां पर लगता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है कॉमा। एक कॉमा का चिन्ह होता है इस प्रकार का, इसे हम कॉमा कहते हैं। एक सेमीकॉलन होता है, एक बिंदी और उसके नीचे कॉमा दिया जाता है, इसे सेमीकॉलन कहते हैं। एक कॉलन होता है, एक के ऊपर एक दो बिंदी सीधी लाइन में रहती है, उसे कॉलन कहते हैं। क्वेश्चन मार्क आपको पता है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क आप एग्जामिनेशन में देते समय इस तरीके से देना है कि वो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध लेखन की बात कर रहे हैं। और जब आप पंक्चुएशन लिखेंगे तो लेखन भी शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए कि आपने पंक्चुएशन का यूज किया है वहां पर। एक्सक्लेमेशन मार्क पता है, खड़ी लाइन, उसके नीचे एक बिंदी एक डॉट है। डबल इन्वर्टेड कॉमास आते हैं सेंटेंसेस में। अब डबल इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कहाँ यूज होते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता। एपोस्ट्रोफी का साइन भी हम यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी का साइन किसी भी अल्फाबेट के ऊपर में दिया जाता है। एक हाइफन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को कोलन क्या होता है और हाइफन क्या होता है नहीं पता। जो छोटी लकीर आती है उसे हम हाइफन कहते हैं, और हाइफन से बड़ी जो होती है उसे हम डैश कहते हैं। तो डैश का पर्पस क्या है और हाइफन का पर्पस क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रैकेट आते हैं और ब्रैकेट के साथ साथ पैरेंथेसिस भी आते हैं इस प्रकार के। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है एलिप्सिस, जहां डॉट डॉट दिए जाते हैं। इन अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हम पंक्चुएशन में करते हैं। इन सारे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम जानते हैं। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पंक्चुएशन के नॉलेज में परफेक्शन आ जाए, आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। एक स्लैश होता है, जो एक तिरछी लकीर होती है, लाइन होती है, वो भी पंक्चुएशन में आती है। अब बारी बारी से हम एक एक मार्क को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पंक्चुएशन में कहां पर आते हैं। फुल स्टॉप ये ग्रेटेस्ट प्रकार का, सबसे बड़े प्रकार का पॉज है, सेपरेशन है। इससे बड़ा कोई भी चिन्ह पंक्चुएशन में नहीं है। यहाँ पर सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती है, सभी का कहना खत्म हो जाता है, तब हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। पर फुल स्टॉप कहां पर लगाते हैं वो भी समझ लीजिए। यूज एट द एंड ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड सेंटेंसेस ऑफ लेट। जो भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव, S प्लस V प्लस O वाले कॉम्प्लीमेंट वाले, वहां पर एंड में ही आपको फुल स्टॉप लगाना है। वर्ब से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस रहते हैं, सिट डाउन, गो देयर, कम हियर, वहां भी आपको फुल स्टॉप लगाना है। और लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं वहां भी आपको एंड में फुल स्टॉप लगाना है। फॉर एग्जांपल, आई रोट अ लेटर, जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे सेंटेंस पंक्चुएशन के दृष्टि से करेक्ट नहीं है। गो देयर फुल स्टॉप, कम हियर यहाँ पर स्टॉप, सिट डाउन फुल स्टॉप, लेट अस एंजॉय द पार्टी फुल स्टॉप। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद में जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं तब आपका सेंटेंस, आपका कहना कंप्लीट हो गया, ऐसा उसका अर्थ होता है। इसलिए फुल स्टॉप का इंग्लिश में अपना एक इंपॉर्टेंस है, सभी लैंग्वेजेस में इसका इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल है जो फुल स्टॉप को प्ले करना होता है व्हाइल राइटिंग एब्रिविएटेड फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स। जो छोटे फॉर्म्स होते हैं, एक्रोनीम्स अलग होते हैं और एब्रिविएटेड फॉर्म थोड़े से अलग है। जब भी हम संक्षिप्त रूप में शब्दों को कहते हैं तो उसके सामने हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। BA, MA, जैसे मार्च को हमने शॉर्ट लिखा, फेब को शॉर्ट लिखा, PM है, AM है, इनके सामने इसके आगे भी फुल स्टॉप लगते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट वर्क है, जब टाइम बताना है 8:30, 10 AM, PM, तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगे। कभी कभी डेट बताने के लिए 13 के बाद में डॉट है, 5 के बाद में फुल स्टॉप है, तो 5th मंथ की 13th डेट 2020 ईयर, यहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप लगाया। जो इनिशियल लेटर्स होते हैं नाम के, जैसे हमारा नाम है UB बंसोड़, तो यहाँ पर U के सामने, B के सामने भी फुल स्टॉप लगता है।
जब डेसिमल फ्रैक्शंस मैथमेटिक्स में, साइंस वगैरह में हम यूज करते हैं तो 4.5 मीटर्स, 12.7 लीटर्स, इस प्रकार के पॉइंट को दर्शाने के लिए भी, ये पॉइंट माने फुल स्टॉप है, ऐसे अलग अलग जगह पर फुल स्टॉप का यूज होता है। आप आइंदा से ध्यान में रखें कि आपके सेंटेंस में जहां जरूरत है वहां पर फुल स्टॉप इंपॉर्टेंट है। चलो फुल स्टॉप के बाद कॉमा की बात करते हैं। फुल स्टॉप ये सबसे बड़ा पॉज है, इससे बड़ा पॉज कोई हो नहीं सकता, पर उससे कम अगर पॉज है तो वो दर्शाने के लिए कॉमा आता है। ये शॉर्टेस्ट पॉज है। इसका पर्पस क्या है? टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम कैटेगरी और कंस्ट्रक्शन। एक ही प्रकार के रचना वाले शब्द हैं तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। जैसे रमेश, श्याम, मोहन, ये अलग अलग लड़के हैं तो उनके सामने कॉमा लगाया। एंड से आखिरी व्यक्ति को, वस्तु को जोड़ना है। एंड के आगे कॉमा नहीं लगता जनरली यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप कॉमा का यूज करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, आखिरी अलग जो भिन्न वस्तु है उसको आपको एंड से जोड़ना है, उसके पहले कॉमा नहीं लगाना है। तो कॉमा ऐसे सिचुएशंस में यूज होता है। दूसरा है नेम एड्रेस्ड सेपरेटली इन द सेंटेंसेस इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अगर किसी एक सेंटेंस में किसी एक नाम को सेपरेटली एड्रेस किया गया है, उसी को उद्देशित रूप में वो वाक्य कहा गया है, तो हमें उसको अलग दिखाने के लिए कॉमा यूज करते हैं। जैसे दिस इज नॉट फैक्ट राहुल। राहुल से बात करते समय हमने राहुल को अलग से एड्रेस किया है तो कॉमा के बाद राहुल लिखना, बाद में एंड देना। ये राहुल सामने भी लिखा जा सकता है, एंड में भी लिखा जा सकता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू सेपरेट मेन क्लॉज फ्रॉम सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप इफ नॉट के सेंटेंसेस लीजिए, अनलेस के सेंटेंसेस ले लीजिए, एज सुन एज हो, नो सूनर देन हो, हार्डली व्हेन हो, इन सारे के सारे सेंटेंसेस में कॉमा का रोल अहम होता है, जो मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हमने कॉमा से इसको अलग किया, और यू विल सक्सीड इस मेन क्लॉज को बाद में लिखा, फुल स्टॉप लगा दिया। एज सुन एज ही ओपन द डोर, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को अलग किया। ही सॉ अ टाइगर, इस मेन क्लॉज को अलग कर दिया। तो मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए इस तरीके से कॉमा का प्रयोग किया जाता है, आवश्यक है वहां पर। कॉमा को आगे कंटिन्यू करते हैं, अलग अलग और पर्पस है उसके। टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स, जैसे क्वेश्चन टैग हम देते हैं सेंटेंसेस में, यू आर क्लेवर, यहाँ पर कॉमा देना जरूरी है। आरंट यू क्वेश्चन मार्क, माने आरंट यू लिखना जितना जरूरी है, इसके पहले कॉमा देना और एंड में क्वेश्चन मार्क देना, ये पंक्चुएशन मार्क्स उतने ही जरूरी है। जब तक इन चिन्हों का आप यूज नहीं करेंगे, वापर नहीं करेंगे, तब तक आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट नहीं माना जाता। ग्रामेटिकली इट विल बी इनकरेक्ट। Therefore, try to understand the importance of the punctuation marks in the sentences as per the requirement. Comma is also used to separate small sentences in long sentence. अगर एक पूरा सेंटेंस कहाँ पर होता है? जहां पर फुल स्टॉप लगता है, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। पर इस सेंटेंस के अंदर भी छोटे छोटे सेंटेंसेस हो सकते हैं। She came, she saw, she conquered, ये फेमस सेंटेंस है। यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है, और एंड में हमने फुल स्टॉप लगाया। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को अलग करने के लिए भी, दिखाने के लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज व्हाइल राइटिंग सैल्यूटेशंस इन फैमिली लेटर्स। जब हम फैमिली लेटर्स लिखते हैं, डियर फादर, डियर मदर वगैरह लिखते हैं, नीचे कॉम्प्लीमेंट्स में कंक्लूजन वाला सिग्नेचर लाइन लिखते हैं, तो ऐसे अलग अलग जगह पर भी कॉमा का यूज होता है। डियर फादर कॉमा, डियर मॉम कॉमा, या एंड में आप सिंसियरली योर्स, योर्स फेथफुली, फेथफुली योर्स वगैरह जो सिग्नेचर लाइन में हम लिखते हैं, वहां पर भी आपको कॉमा का यूज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू मार्क द फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में अगर कोई फ्रेज आती है, सेंटेंस आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है उसी सेंटेंस में, तो उसे फ्रेज ऑफ अपोजिशन, इन अपोजिशन कहते हैं। ये अपोजिशन इस प्रकार के अलग एडिशनल
ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट अबाउट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी कॉमा द फादर ऑफ नेशन। द फादर ऑफ नेशन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन रेफरेंस है, इसको हमने कॉमा करके अलग से डाल के कॉमा से सेपरेट करके बताया है, इसलिए इस प्रकार की सेपरेटेड इंफॉर्मेशन को हमने फ्रेज इन अपोजिशन कहा है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार के कॉमा का यूज होता है। कुछ और यूजेस है कॉमा के, जैसे टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट सेंटेंसेस। जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात एक वीडियो में की थी, हमने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसे अलग दिखाने के लिए रिपोर्टर और लिसनर के बाद में यहाँ कॉमा दिया जाता है, तो यहाँ पर कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा में हमने मीट मी एट 7 AM इस रिपोर्टिंग स्पीच को हमने डाला है, तो उसको अलग दिखाने के लिए यहाँ कंपल्सरीली डायरेक्ट के सेंटेंसेस में कॉमा का प्रयोग होता है। एग्जामिनेशन में ये फेवरेट एरिया है एग्जामिनर्स का, जो सवाल पूछने का। अगर आपको एग्जामिनेशन में पंक्चुएशन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 100% उसमें एक सेंटेंस तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला होगा ही, इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। कॉमा का इस्तेमाल कभी कभी सीरीज नंबर्स, बड़े नंबर्स होते हैं, बड़े डिजिट होते हैं, उनको एक दूसरे से मिक्सअप ना हो या अलग अलग दिखाने के लिए अगर हमने कॉमा हटा दिया तो ये करोड़ का फिगर है कि लाख का फिगर है कि 1000 का फिगर है, समझ में नहीं आएगा। ये कॉमा 18, 19, 283, 1893 ये अलग अलग फिगर को हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया। अगर कॉमा नहीं होता तो आंकड़े कहां से कहां पहुंच जाते हैं और कितना परिणाम उसके भयानक हो सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है, व्हेन कंजंक्शन इज यूज्ड कॉमा इज ओमिटेड। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जब आप कंजंक्शन का माने दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, कनेक्टर जॉइनिंग वर्ड, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शंस जनरली कंपाउंड सेंटेंसेस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं। इन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यहाँ आगे पीछे आपको कॉमा का यूज नहीं करना है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है टू सेपरेट नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब क्लॉजेस। कभी कभी सेंटेंसेस में हम नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को सेपरेट दिखाने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। अब नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। पर आज इतना ही समझिए कि वॉट एवर यू नो, अगर ये नाउन क्लॉज है तो यहाँ पर कॉमा देकर टेल मी नाउ द बॉय हु वाज ब्लाइंड कॉमा मेट मी। अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है तो ऐसे अलग अलग क्लॉजेस को हम एक दूसरे से सेपरेट करके दिखाने के लिए भी कॉमा का यूज करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट मार्क जिसने सारी दुनिया में सवालिया निशान खड़ा कर दिया वो है क्वेश्चन मार्क। ये हमारी क्वेरीज को, हमारे इंक्वायरीज को, हमारी क्यूरियोसिटी को दर्शाते हैं। जब भी आपको सवाल पूछने हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क तो जरूरत पड़ेगी, और यही हमारे सारे डेवलपमेंट का, सारे प्रोग्रेस का रीजन है क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन मार्क उतना ही इंपॉर्टेंट रोल बताता है, दर्शाता है। सबसे आसान उसका फंक्शन है एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2-3 प्रकार के हैं। इसमें WH क्वेश्चन आपको पता है, इसमें आपको वर्बल क्वेश्चन पता है, और एक रिटोरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो सवाल पूछे जाते हैं पर जवाब नहीं मांगे जाते, उनको हम रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चंस या WH क्वेश्चन या वर्बल क्वेश्चंस के एंड में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। What do you eat? आपने क्वेश्चन बराबर बनाया, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस अधूरा रह गया। इसलिए सेंटेंस में उसके सेंटेंस के स्वभाव के अनुसार, स्वरूप के अनुसार उसका मार्क लगाना, उसका चिन्ह लगाना जरूरी है। यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है at the end of the question tag. Question tag separate exercise है। Rahul is very busy, comma, isn't he?
किसी एक सेंटेंस के बाद में उसको कंफर्म करने के लिए जो छोटा सा सवाल पूछा जाता है उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। पर यहाँ कॉमा, क्वेश्चन टैग को कॉमा देना पड़ता है पहले, इजेंट को अपॉस्ट्रोफी लगाया और ही के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया। जब तक आप यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट नहीं होगा। तो क्वेश्चन टैग में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय डायरेक्ट के सेंटेंसेस में ऐसे क्वेश्चन से इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं, वो अगर क्वेश्चन है सेंटेंस तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है। तीसरा है टू शो डाउट और अनसर्टेनिटी। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले आसानी से और बखूबी यूज करते हैं, क्योंकि वो जब भी अखबारों में खबरें देते हैं तो एक असर्टिव सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और बच जाते हैं, क्योंकि उसका पर्पस क्या होता है, उनको अगर डाउट है, न्यूज अगर कंफर्म नहीं है तो सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगाकर वो उस सेंटेंस को डाउटफुल बना देते हैं। धोनी इज प्लेइंग एज कैप्टन इन नेक्स्ट मैच। धोनी कैप्टन के तौर पर अगले मैच में खेलेंगे, पर लगाया हमने क्वेश्चन मार्क, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे डाउट है, हमें कंफर्म मालूम नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ने आपका काम यहाँ पर आसान कर दिया। तो क्वेश्चन मार्क्स इन सेंटेंसेस में अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं। आप इस महारत को हासिल कर लीजिए, पता कर लीजिए कि क्वेश्चन मार्क्स हमें कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। एक और इम्पोर्टेंट मार्क है जिसे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क कहेंगे। ये जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में आते हैं। वो कभी हाउ से तो कभी व्हाट से बनते हैं। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ बिग हाउस दिस इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेंटेंस कितना भी करेक्ट हो, उसके एंड में वो मार्क लगना भी उतना ही जरूरी है। और कहां पर लगते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस? जो इंटरजेक्शंस होते हैं, हमारे सडनली निकलने वाले भावों को दर्शाने के लिए जो भी शब्द आते हैं, वाव, ओ गॉड, स्ट्रेंज, रिडिकुलस, फैंटास्टिक, ऑसम, ऐसे जो शब्द है उनके एंड में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है इंटरजेक्शंस के बाद में। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इसे परफॉर्म करना होता है, सब्जेक्टिव सेंटेंसेस, सपोजिशनल सेंटेंसेस जिसे कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ओ माय सन डोंट वीप। ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस में भी इच्छाओं को दर्शाने के लिए, कल्पनाओं को दिखाने के लिए, अंदाज बयां करने के लिए इस प्रकार के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस को लगाया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इस प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं, पर शर्त वही है, इन्वर्टेड कॉमा में आप भले ही एक्सक्लेमेटरी सेमीकोलन सेंटेंसेस में दिखाई तो देते हैं, हमने कई बार इसे देखा भी है पढ़ते समय, पर ये क्यों आया था सेंटेंस में हमें पता ही नहीं चला। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेमीकोलन का फंक्शंस क्या होता है। फुल स्टॉप तो पूरी तरह का स्टॉप होता है, पर उससे छोटा पॉज भी हो सकता है। ये सेमीकोलन जो है पॉज लेस देन अ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप से कम पॉज है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, लेस देन अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से कम है, देयरफॉर फुल स्टॉप कांट बी गिवन। फुल स्टॉप से कम है इसलिए फुल स्टॉप दिया नहीं जा सकता, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेमीकोलन। अब आप बोलेंगे कॉमा वाले कोई सेंस होते हैं क्या जो फुल स्टॉप के बिना लगाए हमें बताने होते हैं? जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अगर यदि इस सेंटेंसेस में जब तक आप दूसरे सेंटेंस नहीं बताते, मेन क्लॉज नहीं बताते, इसका मीनिंग नहीं होता। इसका मतलब यदि आपने अच्छा काम किया तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका कहना पूरा नहीं होगा। अब फुल स्टॉप नहीं लगा सकते तो क्या लगा सकते हैं? तो हमने फुल स्टॉप से कम सेंस था इसलिए कॉमा लगाया था वहां पर। इसका मतलब ये है कि कॉमा से भी अगर कोई कम सेंस है, फुल स्टॉप से भी कोई कम पॉज है, तो वहां पर हमें सेमीकोलन को ऑप्शन के तौर पर लेना पड़ता है। अब क्लॉजेस कैन नॉट बी गिवन फुल स्टॉप, देयरफॉर सेमीकोलन। अब जो क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाए जा सकते। फुल स्टॉप नहीं लगाए जा सकते इसलिए हमें सेमीकोलन के बारे में सोचना पड़ता है।
अब ऐसे कौन से सिचुएशन है? एक बात और इंपॉर्टेंट है, नो कैपिटल लेटर्स आफ्टर सेमीकोलन। आपने जहां पर सेमीकोलन का साइन दिया उसके बाद में आपको जो भी सेंटेंसेस में वर्ड्स लिखने हैं, जो भी शब्द आएंगे प्रॉपर नाउन को छोड़कर, उनका पहला अल्फाबेट आपको कैपिटल नहीं लिखना है। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो रूल के हिसाब से कैपिटल रहेगा, पर दूसरे अगर वर्ब है, बाकी शब्द है, एडजेक्टिव्स है, तो वो कैपिटल नहीं लिखे जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेमीकोलन के बारे में, आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, सेमीकोलन, सैडली दे डिड नॉट। ही वाज अ जेंटलमैन, सेमीकोलन, ऑफन मिसअंडरस्टूड। कुछ ऐसी बात है जो कहना बाकी रह गया इसी सेंटेंस के बारे में, हमने दूसरे सेंटेंस में कह दी। द चिल्ड्रन आर टायर्ड, सेमीकोलन, दे आर आल्सो हंग्री। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे हमने सेमीकोलन की बात की, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कोलन। कोलन क्या होता है और इसका यूज कहां पर होता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। More complete pause than expressed in semicolon. सेमीकोलन में जिस बात को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वहां पर पॉज का समय जितना कम है, उससे ज्यादा कंप्लीट पॉज जिसे कहते हैं उसे कॉलन कहते हैं। पर कॉलन फुल स्टॉप से कम है और सेमीकोलन कॉलन से भी कम है। इस प्रकार के सेंस को आपको समझना है। कहां पर यूज होता है? टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। जब किसी व्यक्ति का कोटेशंस, उसका फेमस सेंटेंस आपको बताना है तो इस प्रकार से कॉलन का यूज होता है। जैसे वॉल्ट विटमैन ने कहा था, आई एम एज बैड एज द वर्स्ट बट थैंक गॉड आई एम एज गुड एज द बेस्ट। अब ये जो सेंटेंस है ये विटमैन द्वारा कहा गया सेंटेंस था, उनका खुद का सेंटेंस है। हमने इस प्रकार के कोटेशन को कॉलन से यहाँ पर बताया। दूसरा एक कॉलन का यूज होता है बिफोर गिविंग द एग्जांपल्स। जब कभी आपको सेंटेंसेस में एक पॉज देकर, बड़ा पॉज देकर आपको अगर एग्जांपल्स कोट करने होते हैं, बताने होते हैं, तो आपको कॉलन का यूज करना है। जैसे देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश, कॉलन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। इस प्रकार से आप कॉलन देकर ऐसे अलग अलग सीरीज ऑफ एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट और आसान सा यूज है कॉलन का। इन डायलॉग राइटिंग कॉलन इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ सेड और सेड टू। कहा, सेड, टोल्ड, इस प्रकार के वर्ब को दिखाने के लिए कॉलन आता है। जैसे राम सेड कॉलन आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर सेड शब्द लिखने के बजाय डायलॉग में इस प्रकार के कॉलन का यूज किया जाता है। कभी कभी टू सेपरेट 2 स्टेटमेंट्स व्हेन सेकंड स्टेटमेंट गिव्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, जहां पर 2 अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, और उस सेंटेंस में होता क्या है, एक पहला सेंटेंस दूसरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, वहां पर भी इस प्रकार के साइन आते हैं। जैसे we have to forget about golden box, we will never get it। इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी ये साइन आते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमास की हम बात कर लेते हैं। पर हमने इन्वर्टेड कॉमास को डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऐसा सेपरेट किया है ताकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के कंफ्यूजन को टाला जा सके। डबल इन्वर्टेड कॉमास कहां पर आते हैं? टू कोट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर। स्पीकर द्वारा बोले गए उसके वर्ड्स को, उसके सेंटेंस को विदाउट एनी चेंज एग्जैक्टली अगर हमें बताना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। जैसे बुद्धा सेड यू कांट हाइड 3 थिंग्स, कॉलन। जबकि हमने एग्जाम्पल को कोट करने के लिए कॉलन का यूज बताया था, यहाँ कॉलन दिया है। आप 3 चीजें छिपा नहीं सकते, द सन, द मून एंड द ट्रुथ। अब ये बुद्धा का जो कोटेशन है, हमने बुद्ध के कोटेशंस को इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है। किसी भी व्यक्ति के एग्जैक्ट वर्ड्स को जैसे के वैसे बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का, डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कहां पर आते हैं वो भी समझ लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। When there is a quotation within the quotation, एक दिए गए डबल इन्वर्टेड कॉमा के कोटेशन में और कोई छोटा कोटेशन आता है तो वहां पर आपको सिंगल कोटेशन मार्क्स लगाने हैं। जैसे राहुल सेड आई विल बी हैप्पी व्हेन
फिर से हमने एक छोटा कोड दिया, नथिंग इज अवे फ्रॉम मी। इस छोटे कोड को हमने यहाँ अनकोड किया, तो बड़े कोटेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशंस के भीतर में छोटा जो कोटेशन आया है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा देकर हमने उस पूरे कोटेशन को क्लोज कर दिया। इस प्रकार से आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना है। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना, जब भी बुक्स के टाइटल्स, जब भी आपको किसी पोएम का हेडिंग वगैरह ये कोट करना है, वहां पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना होता है। या तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कीजिए या फिर उतने टाइटल को, उतने नाम को इटैलिक्स में आप दिखाइए, दोनों चलते हैं। पर राइटिंग में लिखते समय आप इटैलिक्स दिखा नहीं पाएंगे, टाइपिंग में दिखा सकते हैं कंप्यूटर पे टाइप करते समय, पर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपका काम आसान कर देगा। इस प्रकार से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को आपको यूज करना है। एक और इम्पोर्टेंट साइन है जिसको हम साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी कहते हैं। एपोस्ट्रोफी किसी भी अल्फाबेट के ऊपर दिया जाने वाला एक चिन्ह है कॉमा की तरह, पर ये ऊपर में दिया जाता है। कहां पर? टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर्स। कुछ शब्दों को हमने गायब कर दिया, ड्रॉप कर दिया है, वो दिखाने के लिए ये आता है। जैसे डोंट वरी, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमने यहाँ पर कुछ शब्दों को ड्रॉप कर दिया है तो उसको हमने अपोस्ट्रोफी से बता दिया है। आई, शैल और विल के स्पेलिंग को शॉर्ट कर दिया है तो अपोस्ट्रोफी देकर डबल एल लिख दिया तो उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी इन अपोस्ट्रोफीज को अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। जैसे पजेसिव फॉर्म अगर होते हैं तो ऐसे पजेसिव फॉर्म में पजेसिव फॉर्म्स को दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी आते हैं। जैसे राम्स हाउस, राम का मकान, घर, तो यहाँ राम्स हाउस यहाँ पजेसिव केस दिखाने के लिए है। हाउस ऑफ राम इस शब्द को राम्स हाउस ऐसे भी हम बता सकते हैं। कभी कभी प्लूरल ऑफ फिगर्स, आंकड़ों के अनेक बहुवचन बताने के लिए प्लूरल फॉर्म्स को या प्लूरल्स ऑफ द प्लूरल्स को बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे फाइज या टूज या स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, पर स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, इस प्रकार से अगर बताना है तो प्लूरल फॉर्म के एंड में अपोस्ट्रोफी लगता है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी, पीपल्स चॉइस, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी को प्लूरल बताने के लिए हमने पजेसिव फॉर्म में यूज किया है। शॉर्ट फॉर्म कभी कभी आते हैं, डो नॉट का डोंट कर दिया, विल का ही कर दिया, ही वुड का ही के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर सिर्फ डी लिख दिया, तो अपोस्ट्रोफी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। हाइफन ये एक इंपॉर्टेंट साइन है, जो छोटी आड़ी लकीर होती है जिसका इस्तेमाल शॉर्टर देन डैश के तौर पर, डैश से छोटी है, और यूज कहां करते हैं? जहां हम कंपाउंड वर्ड्स, एक से ज्यादा शब्दों को जोड़कर बनेंगे जो शब्द है कंपाउंड वर्ड्स, उनको दिखाने के लिए। जैसे हिल साइड, हिल और साइड को कंबाइन किया, एक्स प्रिंसिपल यहाँ हाइफन लगाया, 21 फादर इन लॉ, ऐसे शब्दों में हम हाइफन का यूज करते हैं। हाइफन से बड़ी एक लकीर होती है जिसे हम डैश कहते हैं। सडनली अगर स्टॉप हो गए, चेंज ऑफ थॉट हो गया, अचानक विचार बदल गया और आप एक स्ट्रीम लाइन में एक बात को बताते बताते अचानक दूसरा कुछ विचार आप बता रहे, तो ऐसे थॉट्स को दिखाने के लिए डैश का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ माई ब्रदर विल अलाइव, इफ माई ब्रदर वेर अलाइव, अगर मेरा भाई जिंदा होता, अचानक रुके, बट व्हाई टू डिस्कस इट हियर, तो क्यों इस बात की चर्चा हम यहाँ करें? तो विचार अचानक बदल गया तो हमने इस बदले हुए थॉट को डैश से यहाँ इंडिकेट किया। कभी कभी हम सेंटेंसेस में ब्रैकेट का यूज करते हैं, बहुत सिंपल ब्रैकेट होते हैं, कभी कभी पैरेंथेसिस होते हैं। तो ये ब्रैकेट क्यों आते हैं वो भी समझ लीजिए। पहला पर्पस है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कभी कभी सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें वहीं पर दी जानी होती है, तो वहां पर हम ऐसे यूज करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, ब्रैकेट में हमने उनकी जन्म तिथि, डेट ऑफ डेथ दोनों हमने यहाँ मेंशन करके एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, तो इस प्रकार से हम ब्रैकेट का यूज करते हैं टू शो इनर थॉट ऑफ कैरेक्टर। कभी कभी किसी कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये बताने के लिए
इस प्रकार के ब्रैकेट आते हैं। जैसे सीता, सीता क्या कर रही, सीटेड वरीड, चिंता में बैठी हुई है। लुक्ड एट हिम, ये उसका सिचुएशन है, पर उसके मन में क्या चल रहा था, किस अवस्था में थी, ये बताने के लिए हमने ब्रैकेट में उसको कोट करके बता दिया। टू सजेस्ट करेक्शंस, कभी कभी जब नोज रीडिंग सेक्शन में या पैराग्राफ करेक्शंस में आपको एडिटर वगैरह जब करेक्शंस बताते हैं तो इस प्रकार का ब्रैकेट बताकर वहां पर करेक्शंस को मेंशन किया जाता है। जैसे ही वांटेड टू राइट चॉकलेट, तो यहाँ पर एक स्पेलिंग अगर मिस हो गया तो वो हमने ब्रैकेट में बता दिया। इस प्रकार से ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं। एक एलिप्सिस आता है, एलिप्सिस डॉट डॉट होते हैं, पर एलिप्सिस के बारे में कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर कर लीजिए। When the sentence can be understood without it, एलिप्सिस ऐसे ही नहीं आते। अगर आपने किसी पैराग्राफ को स्टार्ट किया और आगे की बात को बिना बताए आप समझ सकते हैं तो वहां पर एलिप्सिस आते हैं। दूसरा आंसर, द गैप ऑफ कोटेशन इज इंडिकेटेड बाय, अगर पैराग्राफ स्टार्ट किया और इस बीच में पैराग्राफ को आपने ओमिट कर दिया, फिर से लिंक करना चाहते हैं तो उस गैप को, पैसेज की, पैराग्राफ की गैप को बताने के लिए एलिप्सिस आते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एलिप्सिस इज गिवन विद 3 डॉट्स, 3 डॉट देकर ही एलिप्सिस दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कितने भी डॉट दिए तो चल जाता है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ विद 3 डॉट्स while giving ellipses. For example, he said, running gives happiness of flying in the air. एक पैराग्राफ चल रहा था, बात चल रही थी और आगे की बात को हमें ओमिट करना है, समझ लेना है, तो यहाँ पर हमने एलिप्सिस का यूज किया और पैराग्राफ से फिर से कंटिन्यू किया। We can't forget that we are not birds. तो इस प्रकार से एलिप्सिस का यूज आप कर सकते हैं। एक स्लैश होता है जो तिरछी लाइन होती है, ऑप्शन के तौर पर और के तौर पर इसका यूज होता है। जैसे माय सिस्टर और माय ब्रदर विल अटेंड सेमिनार, स्लैश का मतलब या तो मेरी सिस्टर या मैं, दो में से कोई तो भी एक, इस प्रकार के ऑप्शन को बताने के लिए इसका यूज होता है। कभी कभी डेट वगैरह में भी स्लैश का यूज होता है, जैसे 25/04/2020, तो यहाँ हमने स्लैश देकर डेट को बताने का काम किया है। इस प्रकार से स्लैश वगैरह का यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स को समझने की कोशिश की। अब पंक्चुएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको हमेशा 99% 100% ध्यान में रखना ही है। क्या है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस इज रिटन कैपिटल। किसी भी सेंटेंस का पहला जो अक्षर अल्फाबेट लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। He is very handsome, यहाँ पर ही का H कैपिटल रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम, ये रूल्स है, सेंटेंस इन इन्वर्टेड कॉमास बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो उसका पहला अल्फाबेट भी हमेशा कैपिटल ही रहेगा। यहाँ पर राखी का R कैपिटल है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, और इन्वर्टेड कॉमा में दे का T कैपिटल है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा का पहला अक्षर भी आपको कैपिटल ही लिखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट नियम, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन्स इज ऑलवेज कैपिटल। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का अगर प्रॉपर नाउन आप लिखते हैं, विशेष नाम अगर लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कहीं भी आए आपको कैपिटल ही लिखना है। दिनेश, उमेश, रीटा, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, जो भी हो उसके पहले अल्फाबेट्स आपको कैपिटल ही लिखने हैं। नियम है, रूल है। चौथा एक इंपॉर्टेंट रूल है, आई माने मैं। इस सेंस में अगर आई कहीं पर भी आता है तो वो हमेशा आपको कैपिटल ही लिखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर लेते हैं। नाउन और प्रोनाउंस यूज्ड फॉर गॉड आर ऑलवेज रिटन कैपिटल। भगवान के लिए जो भी शब्द आता है, जैसे गॉड शब्द कहीं भी अगर आया तो उसका जी आपको कैपिटल लिखना है, और गॉड के लिए अगर आपको प्रोनाउन लेना है तो उसका जो पहला अल्फाबेट है वो भी कैपिटल लिखना है। गॉड का जी कैपिटल, ही इज मर्सीफुल, ये ही प्रोनाउन गॉड के लिए आया तो उसका भी एच कैपिटल आपको लिखना है। रूल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोएम इज रिटन कैपिटल। जब भी आप पोएम लिखेंगे
कोई भी कविता लिखेंगे इंग्लिश में तो उसके हर लाइन का पहला अल्फाबेट आपको कैपिटल ही लिखना है, नियम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि शॉर्ट फॉर्म जब भी आप लिखते हैं तो उसके शॉर्ट फॉर्म के सारे अल्फाबेट्स आपको कैपिटल लिखने होते हैं, जैसे बीबीसी, एनआईसी, एलआईसी, बीए, एमए वगैरह है। यहाँ पर हमने फुल स्टॉप दिया है, इधर फुल स्टॉप नहीं दिया है। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे फुल स्टॉप अभी आजकल ओमिट किए जाते हैं, तो बीबीसी में फुल स्टॉप लिखा तो भी करेक्ट है, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं लिखा तो भी करेक्ट है। चॉइस इज योर्स। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट। फर्स्ट राइटर्स ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक्स आर कैपिटल। किताबों के टाइटल है, धर्म ग्रंथ है, प्रसिद्ध किताबें हैं, या मोन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, नदियों के नाम है, समुद्र के नाम है, माउंटेन्स है, ऐसे सभी शब्दों के पहले अक्षर हमेशा आपको कैपिटल लिखना है। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये फेमस बुक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, तो डिस्कवरी का डी कैपिटल और इंडिया का आई कैपिटल। इसमें जो भी प्रीपोजिशंस वगैरह आएंगे उनके पहले अल्फाबेट्स आपको कैपिटल नहीं लिखना है। रामायण फेमस एपिक है, तो रामायण का आर कैपिटल है। इस प्रकार से ये सभी पंक्चुएशंस के नियम और कैपिटल्स के नियम आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको गलत गलत दिखेंगे, आपको उसको सही सही करना है, और सही कौन कौन से नियमों के आधार पर होते हैं हमने सारे नियम आपको समझाना है। इनको जब तक आप सही लिखेंगे नहीं तब तक आपके सेंटेंसेस सही दिखेंगे नहीं, और मार्क्स भी आपके सही नहीं दिखेंगे। तो आपके मार्क्स को अच्छा दिखाने के लिए भी आपको पंक्चुएशंस के रूल्स पता होना चाहिए। आप इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंसेस को करेक्टली लिख सकते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप इंग्लिश तो जानते थे, अब आप इंग्लिश सही तरीके से